स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में से एक टाइप है। जैसे हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के फीचर्स, स्टेप्स, मेरिट एंड डिमेरिट्स, मेथड, ये सब कुछ हम जानेंगे। दोस्तों, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है ये बहुत ही कॉमन मेथड है जो यूज़ होता है नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने में। तो नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़ को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड होते हैं ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैक्सिमम प्रोवाइड होता है। ये बहुत ही कॉमन मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ द मोस्ट सुइटेबल मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो ये प्राइमरी फॉर्म है, इसको मैक्सिमम इसको प्रिफ़र किया जाता है। और यहाँ पे जो है हम जो एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं या सुपरवाइजर्स हैं उनको यूज़ किया जाता है ताकि वो लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कोवर्कर्स और डिफरेंट लेस एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, हम 5 मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो इसको स्ट्रक्चराइड फॉर्म में हम लोग यूज़ करना सही है, लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, हम वर्किंग लोकेशन में एट द प्लेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रेनिंग। तो वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता है तो किसी भी स्टेप में इंस्ट्रक्शन मिल सकता है, इसीलिए ये जो स्टेप्स हैं ये स्ट्रक्चराइज वे में हम लोग को ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है, क्योंकि एरर कहाँ पे होना है ये हमको पता नहीं रहता। तो ये एक फॉर्मल ओजेटी प्रोग्राम है। और वैसे तो जो इंडिविजुअल ट्रेनिंग है वहाँ पे इनफॉर्मल ट्रेनिंग होता है, इंस्ट्रक्शंस फेस सब होते हैं, लेकिन हम फॉर्मली ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रेनर है, ट्रेनी है, और इसके कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक ऐसा मतलब ट्रेनिंग है जो वर्क प्लेस में डायरेक्ट एक्चुअल वर्क प्लेस में ये ट्रेनिंग आपके इमीडिएट सुपरवाइज़र देते हैं। इमीडिएट सुपरवाइज़र या सीनियर एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि जो ट्रेनर्स हैं उनको अगर वो लेस ट्रेंड हैं, इवन ट्रेनर आर प्रोवाइडेड द ट्रेनिंग सो दैट दे विल ट्रेन देयर ट्रेनीज बेटर। तो यहाँ पे ट्रेनिंग हमेशा अपडेटेड फॉर्मेट में रहता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ज़्यादा सूटेबल इसीलिए रहता है क्योंकि जनरेशन के साथ जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात करें या क्लाइमेट चेंजेस की बात करें, उसके साथ साथ हमारी ज़रूरतें और स्किल रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती हैं, और उसकी वजह से ऑन द जॉब ट्रेनिंग फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा प्रिफरेबल रहेगी। तो Hi, this is Niharika. I am committed to provide presentation for basic understanding. For more, one can find it using online browser. Thank you. तो चलिए हम फीचर्स से स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फीचर इज़ फोकस ऑन इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग को ज़रूरत होता है कि जो ट्रेनी है जिसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उनका ग्रेटर कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग प्रोसेस के ड्यूरेशन में। उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो जनरली हाई रहना चाहिए और वो लोग बहुत ही विलिंग होना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करें उसमें, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि खाली ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दिया और ट्रेनी ने सीख लिया, नहीं। ट्रेनीज़ का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है, वो अपने आप खुद का टाइम और खुद का ऑब्जर्वेशन, माइंड, इंटेलेक्चुअल पावर, फिज़िकल एफर्ट सब कुछ इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है प्रोसेस में। अदरवाइज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग विल नेवर बी सक्सेसफुल। अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। दोस्तों, ट्रेनर तो है वो अपना मतलब काम कर देता है, ड्यूटी कर देता है, लेकिन ट्रेनी भी अगर हम अपना काम कर दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ट्रेनी यहाँ पे एब्सेंट माइंड हो,
वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, वो सीखने की कोशिश कर रहा है, पर हम इससे पता नहीं लगा सकते कि आउटकम क्या होने वाला है, ट्रेनी ने क्या समझा है, कितना सीखा है, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अनसर्टन सिचुएशन रहता है, वो कुछ भी एरर कर सकता है। अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में अगर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं हुआ है, स्ट्रक्चराइज्ड वे मतलब हो गया कि अगर ट्रेनर जो है वो अपडेटेड नहीं है, या फिर ट्रेनीज जो है उसको समझने में दिक्कत आ रही है और वो स्ट्रक्चर वाइज उसको सिखाना चाहिए, लेकिन हम सही स्टेप वाइज नहीं सिखा रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। और भी बहुत सारे इशू होते हैं, जैसे कि ट्रेनी समझता कुछ और है, मतलब आपका जो ट्रेनीज है उसके एजुकेशन है, उसका जो माइंडफुलनेस, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो भी डिपेंड करता है कि उनका जो रिज़ल्ट है, जो उनका वर्किंग आउटकम है, वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फीचर यही है कि ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, यहाँ पे प्लेस होता है क्योंकि ये ट्रेनिंग है। ठीक है, एक्टिव मॉनिटरिंग एंड सुपरविज़न। तो दोस्तों यहाँ पे सुपरवाइज़र या हम लोग का सीनियर एम्प्लॉय जो है, जो कि ट्रेनर है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसका एक्टिवली वर्कआउट करना, मॉनिटर करना, ट्रेनी को हमेशा कंटिन्यूसली सुपरवाइज़ करना, मॉनिटर करना, ये काम रहता है ट्रेनर का। लेकिन अगर उसका गुड पोजीशन होने से भी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस सही नहीं जा रहा है, उसको बीच बीच में उसको गाइडेंस एश्योर करने ज़रूरी होता है। ट्रेनीज़ को बीच बीच में उसका एरर ठीक करना, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज जो चाहिए उसको अवेलेबल कराना, ये सब कुछ ज़रूरी होता है, ये एक नीड है। ठीक है, देन एब्सेंस ऑफ इंटरेक्शन। दोस्तों ऑन द जॉब ट्रेनिंग में इंटरेक्शन का एब्सेंस रहता है, क्योंकि हम लोग को फॉर्मल इंटरेक्शन करना ज़रूरी होता है। अब फॉर्मल ट्रेनिंग अगर आप दे रहे हैं तो सुपरवाइज़र हमेशा हर एक ट्रेनी को पर्सनली जाके इंटरेक्ट नहीं कर सकता। अगर उसको एक मतलब अपना खुद का वर्किंग एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो उसको ग्रुप में वो चीज़ इंटरेक्ट करना पड़ता है। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ग्रुप ऑफ ट्रेनीज़ हैं जिनको प्रोवाइड करना है ट्रेनिंग, उनको एक साथ एक क्लासरूम में हो या एक रूम में हो, उनको अपना इंटरेक्शन देना पड़ता है कि उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया था, क्या क्या चैलेंजेस फेसअप किया था सुपरवाइज़र ने अपने टाइम में, और उनको उस केस में क्या करना चाहिए। ये सब कुछ इंडिविजुअली नहीं किया जाता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, और उस टाइम में अदर जो काम है सुपरवाइज़र का, उसका वो हैंग आउट रह जाता है। पर उस समय में कोवर्कर्स वो लोग बैलेंस अप कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि एब्सेंस ऑफ इंटरेक्शन विच इज़ बीइंग प्लेस्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम इंटरेक्शन होता है, पर्सनल इंटरेक्शन। ओके, देन ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन प्रैक्टिस एंड डूइंग। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है प्रैक्टिस और वर्क में। अब ट्रेनिंग जो प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है, उसको जितना वर्कर जो ये ट्रेनीज़ है वो प्रैक्टिस करेगा, वो वर्क करने की कोशिश करेगा, वो एक्ट करेगा, तब जाके वो सीख सकता है। वो बात करने लग जाएगा तो ये नहीं समझ में आएगा। इसीलिए यहाँ पे इंटरेक्शन को मतलब नहीं इम्पोर्टेंस दिया गया है, बल्कि काम को और प्रैक्टिसिंग को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इजी ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ दैट देयर इज़ नो ट्रांसफ़र प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम ही नहीं आती। दोस्तों ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ट्रेनीज़ को, वो दैट इज़ अवे फ्रॉम रियल वर्किंग लोकेशन। वो एक रियल वर्किंग लोकेशन में काम नहीं कर रहे, तो उनको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। बाद में जब उनका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो उनको रियल वर्किंग प्लेस में उनको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, वहाँ पे वो लोग काम करते हैं। पर अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंडर वो काम कर रहे हैं, मतलब वो रेगुलर वर्किंग एनवायरनमेंट में, रियल वर्किंग प्लेस में वो लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं, तो उनको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। वो एस्पेक्ट यहाँ पे रहता ही नहीं है, और उनको जल्दी ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है ये चीप भी है, और चीप कॉस्ट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अब देखते हैं इसका स्टेप।
दोस्तों हमने जैसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चराइज वे में काम करना ज़रूरी होता है, और प्रॉपर स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे आ गया प्रॉपर स्टेप्स। तो यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स, जैसा मैंने आपको यहाँ पे फुल फॉर्म दिया, आप इसको याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। यू कैन गेट सम फुल फॉर्म ऑन प्रॉपर। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रिपेयर। तो प्रिपेयर क्या है? डिसाइड व्हाट एम्प्लॉयज़ नीड टू बी टॉट। हमको डिसाइड करना होता है, एक सुपरवाइज़र या ट्रेनर को डिसाइड करना रहता है कि एम्प्लॉयज़ को क्या सिखाना है। अगर वो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी कुछ स्किल और टैलेंट जानता है उसको क्या करना है नहीं करना है, तो उसको जो अपडेटेड नॉलेज या स्किल्स हैं उसको वो प्रोवाइड ट्रेनिंग मिलने के लिए प्रिपरेशन होता है। ठीक है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि उसको क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना, या उनको और क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलने हैं, उस हिसाब से हम ऐसे उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं स्टेप वाइज, ताकि उसको याद भी रह जाए और उसके लिए ईजी हो। तो जो भी मटेरियल्स और रिसोर्सेस है, इक्विपमेंट या मशीनरी, जो भी उसके काम में ज़रूरत पड़ेंगे, वो सारे इक्विपमेंट को रेडी किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है और अवेलेबल किया जाता है ट्रेनिंग्स को। ठीक है, सो दिस इज़ प्रिपेयर। रीएश्योर, रीएश्योर मतलब हो गया हर एक एम्प्लॉयज़ को उसके सही जगह में उसको कंफर्टेबल बनाना है, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने में उसको दिक्कत ना हो। अब वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा रियल वर्किंग एनवायरनमेंट में? ऑब्वियसली जब वो रिलैक्स्ड होगा, कंफर्टेबल फील करेगा, उसको उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो फोकस है वो ज़्यादा अच्छे से होगा, तो उसको मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा लर्न करने के लिए, और उसका एब्सेंट माइंड नहीं होगा, उसका फोकस लगा रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से एश्योरेंस होता है, उनको रीएश्योर किया जाता है कि आप लोग ये आराम से कर सकते हो। देन ओरिएंट, ओरिएंट शो द एम्प्लॉय द करेक्ट वे टू डू द जॉब। ओरिएंट आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ओरिएंटेशन से आप समझ सकते हो ओरिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सही वे में काम करना सिखाया जाता है, कैसे करना है चीज़ों को, किस चीज़ के बाद कौन सा चीज़ करना है, उसको अगर कोई क्वेश्चन उसके दिमाग में आ रहा है तो उसको क्लियर आउट करना है। देन परफॉर्म, अब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जब तक खुद काम में नहीं करेंगे तब तक वो सीखेंगे नहीं। आप थियोरेटिकली तो उनको बता दे रहे हो, वोकली थियोरेटिकली आप कोई क्लासरूम बोर्ड लेके आप बता दे रहे हो कि आपको यहाँ से इतना मीटर करना है, यह करना है, वो करना है, इतना मोटा रहना चाहिए, जो स्टील है या क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप उनको जब तक वो काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे उनको कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ समझ नहीं आएगा मतलब ये नहीं है कि पूरा समझ नहीं आएगा, मतलब उनको रियलिटी में उनको कोई स्किल नहीं मिलेगा, रियलिटी में वो लोग एक्सपीरियंस नहीं हासिल कर पाएंगे। तो उनको ये अपॉर्चुनिटी देना ज़रूरी होता है कि वो अपना जो काम है उसको प्रैक्टिस कर सकें, और ड्यूरिंग दैट जॉब जब वो काम करना शुरू कर रहे हैं एज एन इनिशिएटर, तब हमको उसको कंटिन्यूसली गाइड करना ज़रूरी होता है। और जहाँ पे उसको दिक्कत आ सकते हैं, जो जो सब काम है जहाँ पे हर किसी को दिक्कत आते हैं, मोस्टली सुपरवाइजर्स को पता रहता है, क्योंकि वो लोग उस काम में गए रहते हैं, तो उनको पता रहता है कि ये जो काम है यहाँ पे उसको कुछ कुछ दिक्कत आ सकती है, तो उसको गाइड करना ज़रूरी है। हम उसके पास जाएंगे और उसको डायरेक्ट गाइड करेंगे। तो यहाँ पे उनको हेल्प और असिस्टेंस दिलाना ज़रूरी होता है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। फिर आता है एवेल्यूएशन। अब एवेल्यूएट मतलब हो गया कि एम्प्लॉयज़ कैसे परफॉर्म कर रहा है और उसका क्या क्वेश्चन है, कब क्या करना है, वो सब कुछ क्लियर आउट करना, उनको पूछना कि आप ये कैसे करने वाले हो, इसके बाद आप क्या करने वाले हो, सेकंड में आप क्या करने वाले हो, फाइनली आप क्या करने वाले हो। अगर कहीं पे वो एरर कर रहा है, अगर वो कुछ गलत स्टेप बोल रहा है कि मैं यहाँ पे ये करूँगा, तो आप उसको करेक्ट करते हो, फिर उसको रिपीट करते हो इंस्ट्रक्शन, फिर उससे पूछते हो जब तक कि वो उसको राइट नहीं कर देता। जब वो राइट इंस्ट्रक्शन जब वो आपको रिपीट नहीं कर देता कि उसको ये करना है, और आप जान जाते हो कि नहीं, उसको अब पता है स्टेप वाइज प्रोसेस कि कैसे कब क्या कैसे करना है, तो ये होता है एवेल्युएट। देन रीइंफोर्स एंड रिव्यू। रीइंफोर्स एंड रिव्यू मतलब हो गया कि आपको उनको एनकरेजमेंट देना है। आपको ये नहीं बोलना है कि आप देखिए ये फीडबैक है, रिव्यू मतलब हो गया फीडबैक। आपको पता होगा, आपने फीडबैक रिव्यूज़, आप रिव्यू देते हैं, रेटिंग सिस्टम होता है 5 स्टार एंड ऑल,
बट यहाँ पे आपको क्या फीडबैक देना है, आपको उनको एनकरेजिंग फीडबैक देना है। आपको ये नहीं बोलना है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कर ही नहीं सकते हो, आप छोड़ दो, ये नहीं करना है। उनको बताना है कि आप इतना दूर ये सब चीज़ ठीक कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ को ध्यान दो, ये चीज़ करो। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को क्या होता है, उसको समझ में आता है नहीं ये काम हमारे हिसाब का है, हम कर सकते हैं, हमारे में पोटेंशियल है। और जितना आप उसको एक्सप्रेस करते हो उतना उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और काम करने के लिए वो इफ़ेक्टिवली काम करते हैं, फ्रिक्वेंटली काम करने लग जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका जो नए एम्प्लॉयज़ है उनको एंश्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, वो लोग ये सब चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं और उनको एश्योर करते हैं, फीडबैक देते हैं कंटिन्यूसली। देन मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब इसमें क्या क्या मेरिट्स है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या मेरिट है। मैंने आपको पहले कहा था ये चीपर है ऑन लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें आपका ज़्यादा एक्सपेंस नहीं चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, और यहाँ पे टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और काम करा रहे हो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, जैसे होता है कि आप कहीं और काम करा रहे हो फिर उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, फिर वो काम करना शुरू कर रहा है। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में यही चीज़ है कि वो स्टार्टिंग से ही वो काम रेगुलर वर्क कर रहा है और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफ़िल करने में ज़्यादा लेट नहीं हो रहा है और ट्रेनिंग भी चल रही है। ठीक है, देन आता है इट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रेनर, ए मैनेजर और सीनियर एम्प्लॉयज़ टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद न्यू एम्प्लॉयज़। ये एक मैनेजर या सुपरवाइज़र या सीनियर एम्प्लॉय जो कि एक ट्रेनर का रोल अदा कर रहा है, उनको ये एक मौका मिल जाता है कि वो अपने ट्रेनीज़ जो हैं, अपने फ्यूचर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ गुड रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब हो गया डायरेक्ट इंटरवेंशन। यहाँ पे डायरेक्टली मैनेजर जो है डायरेक्टली आपको गाइडेंस दे रही है, आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, आपको इंस्ट्रक्ट दे रही है। तो ये एक्सपीरियंस जो है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये नॉर्मल वर्किंग कंडीशन के अंडर में ही आता है। यहाँ पे 3 बेसिक लॉ ऑफ लर्निंग हैं जो कि इसको और भी ज़्यादा परफेक्ट बनाती हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग को। दोज आर द लॉ ऑफ रेडीनेस। When a person is confronted with job which is potentially able to do and is interested in learning how to do a job, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ट्रेनी हैं, वो डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रहा है उसके वर्क को। तो यहाँ पे उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि उसको पता है कि ये उसका पोटेंशियल है ये चीज़ करने का, तो वो खुद भी सेटिस्फाई फील करता है। दिस इज़ रेडीनेस। सच अ सिचुएशन प्रेजेंट्स ए गुड इंसेंटिव फॉर लर्निंग। देन द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब हो गया उसको प्रैक्टिस करने के लिए डायरेक्टली वर्किंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, पर्सन खुद भी सेटिस्फाइड होता है कि नहीं मैंने ये काम सीख लिया, क्योंकि वो जो एम्प्लॉयज़ वो डायरेक्टली देख रहा है कि उसका वर्किंग जो आउटकम है दैट इज़ द एक्सपेक्टेड आउटकम विच ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली एक्सपेक्ट्स फ्रॉम ईच ऑफ दोज एम्प्लॉयज़। तो देन आता है द लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट ये है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में if the learning is good and new employee is intelligently dealt with by his supervisor, अगर नया एम्प्लॉय जो है वो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहा है, सुपरवाइज़र का जो गाइडेंस या एडवाइस है बहुत जल्दी उसको ग्रैस्प कर रहा है, समझ रहा है, तो उसको भी सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा कि नहीं हम लोग का जो वर्किंग इफ़ेक्ट है वो एक्चुअली हम लोग के लिए सही जा रहा है, सुपरवाइज़र का फीडबैक जो है सही आ रहा है, सुपरवाइज़र जो भी हम लोग को अच्छा फीडबैक दे रहा है उससे एनकरेजमेंट आता है। तो उससे क्या होता है जो एम्प्लॉयज़ भी है वो एम्प्लॉय भी अपना वो समझ जाता है, श्योर हो जाता है कि मेरा जो नौकरी है वो सिक्योर है और यहाँ पे मैं पर्सनली बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ और यहाँ पे मुझे मेरे दिक्कत नहीं आएगी, मेरी सैलरी डिक्रीज़ नहीं होगी या मुझे निकाले जाने का चांसेस यहाँ पे नहीं है। अब आते हैं डीमेरिट्स में। डीमेरिट्स में क्या है, लैक ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग एनवायरनमेंट।
अब दोस्तों हम लोग तो इसको स्टेप वाइज प्रोसेस में उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, बट हम जब रियल में वर्कआउट कर रहे हैं तब हम कुछ ना कुछ मिस्टेक्स एरर्स बीच में आते हैं, और कौन से थर्ड स्टेप में मिस्टेक आया, फोर्थ स्टेप में मिस्टेक आया, हमको नहीं पता चलता है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर वाइज ट्रेनिंग एनवायरनमेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वेल स्ट्रक्चर ट्रेनिंग एनवायरनमेंट इसको हम नहीं बोल सकते। दिस थिंग इज़ लेकिंग इन दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ओके, देन आता है पुअर ट्रेनिंग स्किल्स ऑफ मैनेजर्स। अब दोस्तों मैनेजर्स खुद ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है कि मैनेजर्स को टेक्निकल नॉलेज हो। एक मैनेजर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उसने इंजीनियरिंग पढ़ाई की हो, तो वो इंजीनियर का काम उसको पता हो, कितना कॉइल, कितना क्या इलेक्ट्रिसिटी उसमें चाहिए, तो उसको टेक्निकल फील्ड का नॉलेज है उसका ज़रूरी नहीं होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जो मैनेजर है उसको रियल वर्क के बारे में पता है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज जो थियोरेटिकल नॉलेज है जो कि एक बीटेक पर्सन विल अंडरस्टैंड, उसके बारे में उसको नहीं पता रहता है। तो यहाँ पे मैनेजर्स का जो ट्रेनिंग स्किल है वो ज़रा सा कम होता है, पर मैनेजर्स को भी अपने आप को अपडेटेड फॉर्म में रखना पड़ता है, उनको कंटिन्यूसली खुद को ट्रेन करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है ट्रेनिंग्स को वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं। अब जो मैनेजर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, अगर वो ही कम जानते हैं तो वो लोग जो ट्रेनीज़ को क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज, एक्सेप्ट टेक्निकल नॉलेज, अगर मैनेजर्स हो सकता है कि कुछ रियल टाइम रियल वर्किंग सिचुएशन, अगर मैनेजर्स जो हैं वो फ्रेशर्स हैं या 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, और ये जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ये उनके लिए वो नए मतलब न्यूली हायर्ड हैं, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियसली जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ पे वो चीज़ नहीं था, और या फिर उनको नए नॉलेज के बारे में नहीं पता, नए टेक्नोलॉजिकल स्किल्स जो ज़रूरी है ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड करना उसके बारे में नहीं पता। तो यहाँ पे पुअर ट्रेनिंग स्किल्स ऑफ मैनेजर इज़ द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर मैनेजर्स को नहीं पता है तो ट्रेनिंग्स क्या समझेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या सीखेंगे। ठीक है, देन एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड जॉब परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। अब जॉब परफॉर्मेंस तो ठीक है, जॉब परफॉर्मेंस सब लोग कर लेंगे, परफॉर्म तो कर देंगे, लेकिन जॉब को एक्चुअल में डिफ़ाइन करना, वो अगर वहाँ पे उनको नहीं पता होगा कि एक्चुअली हम लोग का क्या काम है, उसका क्राइटेरिया क्या है, सही परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, अगर इसके बारे में नहीं पता होगा तो भला ट्रेनीज़ कैसे परफॉर्म करेंगे सही से। ठीक है, तो उसके लिए उनको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि उनका एक्चुअल क्या क्या जॉब रोल है। तो 10 to 12 to 15 रोल्स विल बी देयर। तो 12-15 ऐसे चीज़ें होंगे जो उनको करना रहता है, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको क्राइटेरिया नहीं पता होता कि क्या क्या करना है, उनको स्ट्रक्चर वाइज नहीं होता, हर चीज़ याद नहीं रहता है कि मैनेजर को कि ये चीज़ भी उनको सिखाना ज़रूरी है। देन आता है सजेशंस टू ओवरकम द प्रॉब्लम इन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो भी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस अप होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में उसको हैंडल करने का। दैट इज़ डेवलप रियलिस्टिक गोल्स एंड और मेजर्स फॉर ईच ओजेटी एरिया, प्लान स्पेसिफिक ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर ईच ट्रेनिंग। हर एक ट्रेनिंग के लिए एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग शेड्यूल रखने के लिए, ठीक है, पर्सनली उनको गाइडेंस देने के लिए, इंडिविजुअल ट्रेनिंग के लिए, इंक्लूडिंग सेट पीरियड्स फॉर एवेल्युएशन एंड फीडबैक। हेल्प मैनेजर एस्टेब्लिश ए नॉन थ्रेटनिंग एटमोसफियर कंड्यूसिव टू लर्निंग। लर्नर को थ्रेटनिंग एटमॉस्फेयर ना देना, उनको एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर देना, और ये सब मैनेजर्स ही इस्टेब्लिश करते हैं। कंडक्ट पीरियोडिक एवेल्युएशंस, पीरियोडिकली एवेल्युएट करना परफॉर्मेंस कितना जा रहा है, ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है टू प्रिवेंट रिग्रेशन। अब देखते हैं मेथड्स क्या क्या है। दोस्तों हमारे पहले मेथड है जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्निक, JIT इन शॉर्ट। ये क्या है, ये बिहेवियरल स्ट्रैटेजी है जो स्किल डेवलपमेंट में फोकस करती है। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो डेवलप हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। तो OJT प्रोग्राम्स में जो एक सिस्टम है, ये स्टेप से प्रिपेयर, प्रेजेंट, ट्राई आउट एंड। पहले आता है पहला स्टेप प्रिपेयर। प्रिपेयर में आता है ब्रेक डाउन जॉब इनटू इट्स कंपोनेंट्स, काम को ब्रेक करना, एक एक पार्ट में उसको कंपोनेंट में उसको निकालना,
और उसको सिस्टमेटिकली एनालाइज करना, डॉक्यूमेंट करना है और उसको हर तरह से ट्रेनिंग में कवर करना है। देन प्रिपेयर अ ट्रेनिंग प्लान दैट प्रेजेंट्स द जॉब कंटेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर में उसको प्रिपेयर करना है। एक ट्रेनर के हिसाब से जो भी ट्रेनी ऑलरेडी जानता है उसको एनहांस कराना है, और जो इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर किए हैं सोर्सेज से, वो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट डाटा में उनको जो हम लोग को जो भी चाहिए, हम जब टीएनए में उसको एसेस करते हैं, पर्सनल रिकॉर्ड रखते हैं, वो सब कुछ ट्रेनीज़ के इंटरव्यूज़ लेना। दिस वुड हेल्प इन नोइंग व्हाट ट्रेनी नोज़। हम जब इंटरव्यू लेते हैं ट्रेनीज़ के, वो क्या जानता है उसको देखना होता है और फोकस करना होता है कि उसको कैसे और एनहांस किया जाए, और जो नए नॉलेज या स्किल्स हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। देन उसका एटमॉस्फेयर को कंफर्टेबल बनाते हैं। प्रिपेयर होना मतलब आपका जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है उसको भी डेकोरेट करना है, रिसोर्सेज अवेलेबल कराना है, एनवायरनमेंट को बहुत कंफर्टेबल क्रिएट कराना है, क्लीन क्रिएट करना है, और जो कुछ भी चाहिए ट्रेनिंग में उस सबको नोट आउट करना है, डॉक्यूमेंट करना है, रखना है, सिस्टमेटिकली एनालाइज करना है, इंटरव्यू करना है। ये सब कुछ प्रिपेयर के अंडर में आता है। प्रेजेंट के अंडर में क्या आता है? सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पे प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं लर्निंग पॉइंट्स क्या क्या हमको रखने हैं और कहाँ पे क्या अप्लाई करना है। डिफरेंट इक्विपमेंट हम वहाँ पे जो रखे रहते हैं, जो भी मटेरियल्स कहाँ पे क्या है, उस सबको हम वहाँ पे प्रेजेंट कराते हैं। टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स दैट विल बी यूज्ड एक्सप्लेनिंग देयर पर्पस, किस चीज़ का क्या काम है उसको एक्सप्लेन कराते हैं। सब कुछ एक्सप्रेस कराना होता है, डेमोन्स्ट्रेट कराना होता है, शो करना होता है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब कैसे करना है काम, कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स है क्या उसमें जो उनको नहीं पता है, एप्रोप्रिएट ऑर्डर क्या है काम करने का, और यहाँ पे की लर्निंग पॉइंट्स क्या है। की लर्निंग पॉइंट्स जो कि हेल्प करता है लर्नर को नहीं भूलने में, मतलब वो लोग उसको एम्फेसाइज इसीलिए करेंगे कि कहीं पे वो कुछ लर्निंग पॉइंट्स अगर वो भूल जाते हैं तो वो लर्निंग पॉइंट देख के उनको याद आ जाएगा कि ये चीज़ करना है। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस रहता है। फिर एक्सप्लेन किया जाता है, हर एक पर डेमोन्स्ट्रेशन में उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कैसे करना है, एक्सप्लेन किया जाता है कि क्यों ऐसा किया है। एक्सप्लेन हम करते हैं और पूछते हैं कि आपने ये ऐसा क्यों किया और आपको आगे क्या करना है, ताकि हम जान सकें कि ट्रेनी कितना कॉन्फिडेंट है कि उसको काम कैसे करना है, और अगर रॉन्ग है तो उसको फिर से इंस्ट्रक्ट करें। ट्राई आउट। थर्ड स्टेप में क्या होता है, ट्रेनी को आइडेंटिफाई करना होता है कि जॉब का कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और क्या क्या करने के बाद उनको समझ में आएगा कि नहीं हमने काम कर लिया है। सेकेंडली उनका जो बिहेवियर है वो डिस्क्राइब करते हैं ट्रेनर को। ट्रेनीज अपना जो बिहेवियर वो डिस्क्राइब करते हैं कि हमने ये किया है, और उसको रिहर्स करते हैं जो भी उनको पता है ट्रेनर से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैव द ट्रेनिंग गिव यू इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू डू द जॉब एज यू डू इट। ट्रेनर ने जब आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि कैसे करना है, फिर सेफ ट्रांजिशन फ्रॉम वॉचिंग एंड लिसनिंग टू डूइंग। फिर आप उसको देखने और सुनने के बाद उसको स्टेप वाइज करते हो। ये उसका एग्जाम्पल है। द ट्रेनी देन अटेम्प्ट्स टू परफॉर्म द जॉब। जब सब कुछ उसको लगता है, ट्रेनी को कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हम जान गए हैं, तो वो जॉब परफॉर्म करते हैं, कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं और वो अपना काम करते हैं। फिर इंस्टेंट फीडबैक पूछते हैं ट्रेनर से। ट्रेनर अपना फीडबैक देता है कि परफॉर्मेंस कैसा है, पुअर है या उनको रिपीट करना पड़ेगा, या उनको कितना रेटेड है, रेट वाइज भी हो सकते हैं, कहाँ पे क्या एरर हुआ, वो फीडबैक ट्रेनर प्रोवाइड करता है। और मेथड के इंस्ट्रक्शन को फिर से रिपीट करके उनको बताता है। allowing the trainee to see the consequence of using incorrect procedure। अब ट्रेनर उनको अपॉर्चुनिटी देता है ट्रेनी को कि ट्रेनी जो है खुद अपना जो एरर उन्होंने किया है उसको समझे। कैसे समझेंगे? जब उसका कॉन्सिक्वेंसेस या रिज़ल्ट को वो अपने आंखों से देखेंगे कि वो जब ये मिस्टेक कर रहे हैं तो उनको क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहा है।
तो उसके बाद क्या होता है, खुद वो लोग करेक्ट प्रोसीजर में जाते हैं और वो अपना गैसिंग लगाते हैं कि एक्चुअली हमने कहाँ गलत किया और ये चीज़ करेंगे तो क्या आउटकम हो सकता है। एलो द ट्रेनी टू प्रैक्टिस। उसके बाद ट्रेनी को रिपीटेटिवली वही काम प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए एलो किया जाता है ट्रेनर के द्वारा। देन फॉलो अप। अब फॉलो अप दोस्तों मैंने यहाँ पे फॉल आउट लिख दिया है, ये फॉलो अप है। फॉलो अप इसको हम कट कर सकते हैं। फॉल नॉट फॉलो अप। ओके, वेट ए मिनट। फॉलो अप, ये फॉल आउट नहीं है, फॉलो अप है, ठीक है। अब फॉलो अप क्या है दोस्तों? फॉलो अप में क्या होता है, हम प्रोग्रेस को फ्रिक्वेंटली पहले से लेके उसका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं। फर्स्ट से क्या क्या हुआ है, कितना प्रोग्रेस हुआ है और कितना आगे हमको करना है वो हम जानते हैं और प्रिवेंट करते हैं कोई इनकरेक्ट वर्क हैबिट्स। मतलब ट्रेनर का काम होता है कि अगर कोई इनकरेक्ट वर्क हैबिट्स यहाँ पे फॉलो अप हो रहा है तो उसको करेक्ट किया जाए। फॉलो अप मीन्स ट्रेनर इज़ फॉलोइंग अप व्हाट एवर इज़ हैपनिंग। वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है और उसको सोलो एफर्ट्स को ऑब्जर्व करता है, गाइड करता है, एश्योर करता है। ग्रेजुअली वो प्रोग्रेस को चेक करता रहता है कि ट्रेनीज़ कितना डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कितना प्रोफिशिएंट हैं उनके काम में। प्रोग्रेस चेक करने का बहुत तरीका होता है और उसको एलिमिनेट इवेंचुअली ट्रेनर जो है वो करता है। अब जॉब इंस्ट्रक्शन को इफ़ेक्टिवली कैसे ट्रेनर जो है करता है, उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसको ट्रेनर को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके बारे में प्रिपरेशन सही होना ज़रूरी है। हो सकता है प्रिपरेशन में अगर कोई रिसोर्सेस लैक कर जा रहा है या कोई मशीन का जो मेंटेनेंस है वो नहीं है, तो इसमें यहाँ पे ट्रेनिंग की फ़ॉल्ट नहीं होती और परफॉर्मेंस अल्टीमेटली जो एवेलुएट होगा, जो भी परफॉर्मेंस निकलेगा वो गलत ही निकलेगा। ये लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग्स की वजह से नहीं बल्कि ट्रेनर की वजह से हो सकता है। तो इसीलिए ट्रेनर्स का फर्स्ट स्टेप जो है वो है सही प्रिपरेशन। तो जो भी वर्क हैबिट्स है, अगर कोई शॉर्टकट कोई फॉलोअप कर रहा है, जो शॉर्टकट तो कोई भी काम का कोई शॉर्टकट ज़्यादा नहीं होता है, तो अगर उनको परफॉर्मेंस के बीच में अगर वो फॉलोअप नहीं करेंगे तो कोई भी एक मिस्टेक हो सकता है जो कि एक तरह से लॉस होगा ऑर्गेनाइजेशन का और उसके रिसोर्सेज का। तो पीरियडिकली उनको ज़रूरी होता है फॉलोअप करना। अब देखते हैं कोचिंग। कोचिंग का हम लोग एक आउटलाइन देखेंगे, उसके पर्सपेक्टिव्स देखते हैं। कोचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वन ऑन वन गाइडेंस मिलता है और इंस्ट्रक्शन मिलता है ताकि KSA एम्प्लॉयज़ का एनहांस हो सके। KSA मतलब हो गया नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। वो अल्टीमेटली वर्क परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो मेथड है, सुपरवाइज़र क्या करता है, जो भी नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को बताता है, वो प्रोवाइड करता है और वो कोचिंग सबॉर्डिनेट को कैसे कोच करते हैं वो भी उसको सिखाने की कोशिश करता है। बेसिकली वो जो ट्रेनर है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको बार बार ट्रेनिंग देने की ज़रूरत ना पड़े और जो उसके सबॉर्डिनेट हैं, जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहे हैं, उसके जो कोवर्कर्स हैं वो उसको गाइड कर दें या उसके अंडर में जो लेवल में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो गाइड कर दें। तो ये कोचिंग में ये चीज़ होता है। This method is very effective if the superior has sufficient time to provide coaching to his subordinates.
तो सुपीरियर जो है, जो ट्रेनर है, उसके पास अगर बहुत ज़्यादा टाइम है तो यहाँ पे बहुत इफ़ेक्टिव रहता है ये काम। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा मैनेजर, सुपरवाइज़र को या सीनियर एम्प्लॉय को हमेशा गाइड करना नहीं पड़ता, और टीम में जो कोवर्कर्स या एम्प्लॉयज़ के टीम में कोई एक एम्प्लॉयज़, 1, 2 या 3 एम्प्लॉयज़ ऐसे निकल जाते हैं जिनको बार बार बताना नहीं पड़ता, और वो अपने बाकी कोवर्कर्स को गाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे सिखाना नहीं पड़ता, मैनेजर को बार बार उसको गाइड करना नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अच्छे से पहले से बता दिया है। अब कोचिंग आउटलाइन फ्रॉम कोच पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि यहाँ पे हम ट्रेनीज़ का काम समझना बहुत ज़रूरी होता है मैनेजर के लिए, ताकि हम सही रिसोर्सेस परफॉर्मेंस के लिए प्रोवाइड कर सकें, और ट्रेनीज़ से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसको हासिल करेंगे। इसका हम लोग को गारंटी हम लोग का दिमाग में रहेगा कि नहीं, ये लोग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम कर देंगे। इनिशियली ये दिक्कत आ सकती है कि हम लोग को गाइड करना पड़े, लेकिन बेटर होता है कि कोचिंग में आपको ज़्यादा कुछ गाइडेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन हम सबऑर्डिनेट्स के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले से, और जो भी बैरियर्स आते हैं उनका जो पर्सनल जो परफॉर्म करने का जो एबिलिटी है, वहाँ पे जो भी चीज़ उनके एबिलिटी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस बैरियर को हम समझ जाते हैं। जो भी रिसोर्सेज वहाँ पे नहीं है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और उनको हम ये फील कराते हैं कि हम भी यही सोचते हैं, ट्रेनर के रोल में हम जानते हैं कि वो लोग अपना बेस्ट वहाँ पे देंगे, और अपना जो भी नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड है वो अपने सबॉर्डिनेट को भी गाइड करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। डील विद दीज बैरियर्स एंड रिसोर्सेज टू द एक्सटेंट पॉसिबल, वो अपने हिसाब से ये बैरियर्स को खुद से हैंडल कर सकते हैं, ये भी हम लोग एश्योर कर लेंगे अपने आप से। मीट विद द ट्रेनी एंड म्यूचुअली एग्री ऑन द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। अराइव एट ए म्यूचुअल प्लान, एक म्यूचुअल प्लान में हम लोग आ जाएंगे कि हमको ये चीज़ हम कैसे करेंगे, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको समझने में दिक्कत नहीं होगी, और वो सब कुछ बिना एरर के, बिना दिक्कत में वो लोग कर सकेंगे। तो उसके लिए उनको ऑब्जेक्टिव्स भी सही से बताना ज़रूरी होता है, और जो भी ऑब्जेक्टिव्स ट्रेनी परफॉर्म कर रहा है, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए उसको फीडबैक दिया जाता है। तो रिपीट में क्या होता है, कोचिंग कैन बी यूज्ड इन नंबर ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। अब डिफरेंट सिचुएशंस क्या है, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द एम्प्लॉय, असिस्टिंग एन एम्प्लॉय मास्टर चेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पॉन्स टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, उनका जो रोल एम्बिग्विटी है उसको कम करना, एम्प्लॉय का एटीट्यूड जो है उसको इम्प्रूव करना, और उनका मोटिवेशन जारी रखना, उनको मोटिवेट करते रहना, और ट्रेनिंग फैसिलिटेट करने के बाद उनका स्किल को और ज़्यादा सपोर्ट करना। अब देखते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम टेंड्स मोर टुवर्ड्स एजुकेशन देन मेरली ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग। यहाँ पे वोकेशनल नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ट्रेनिंग में हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ पे नॉलेज, स्किल और हर तरह की चीज़ में हम लोग फोकस करते हैं। The governments of various countries have passed laws which make it obligatory on certain classes of employees to provide apprenticeship training to the young people. अब apprenticeship ट्रेनिंग को गवर्नमेंट ने जो है कुछ फील्ड में कंपलसरी कर दिया है कि ये सब कुछ यंगस्टर्स को जैसे भी करके दिलाना ज़रूरी है। अब हम अगर एग्जांपल में ले जाते हैं तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यू कैन सी IBPS। दोस्तों, IBPS इज़ इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सर्विसेज, मतलब आपको पहले तो ट्रेनिंग मिलेगा तब आप काम करोगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपको कंपलसरी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको फॉरवर्ड मूविंग के लिए, आपके रियल वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। अब the trainees receive wages while learning and they acquire valuable skill which command a high wage in the labor market in India. There are so many earn when you learn scheme both in the private as well as public sector undertakings. तो दोस्तों, ये तो हम लोग को पता है कि जब हम लर्न नहीं करेंगे तो हम अर्न कैसे करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे जब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में हम जब ट्रेनिंग ले रहे हैं
एज एन अप्रेंटिसशिप जब हम काम कर रहे हैं, तो सिमिलर वे में अगर आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन वी मे गेट सम सैलरी। ये चीज़ आपने देखा होगा दोस्तों, रियल वर्किंग सिचुएशन में जो लोग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में हैं वो ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ अपने सैलरी भी वो लोग निकालते हैं, क्योंकि वो लर्न कर रहे हैं, तब जाके वो लोग कुछ पे आउट पाते हैं। अब वो हो सकता है कि थोड़ा कम आपको पैसे मिल सके, कम सैलरी मिलता है, लेकिन वो आपको जस्टिफाई करता है कि ये बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक जो इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे आपको तभी पे आउट मिलेगा जब आप लर्न करते हो। तो इसीलिए ये होता है कि ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यू मे अर्न समथिंग, ओके, एज एन गिफ्ट यू कैन से। तो जो भी आप सीखते हो उसके लिए आप रिटर्न में कुछ पा रहे हो। आप अगर मैकेनिक्स हो, इलेक्ट्रिशियन हो, वेल्डर हो, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हो, इस सब चीज़ में। हाउ टू यूज़ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इफेक्टिवली। दोस्तों, ऑल्दो फॉर्मल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। यहाँ पे फॉर्मली तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ही सब कुछ स्ट्रिक्टली जो है कंट्रोल कर रही है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रोक सके कि वो अपना इनफॉर्मल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकें। अब ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल जो आपका जो ट्रेनिंग है वो तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के कंट्रोल में आती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को रोक नहीं सकता है। तो ये एक साथ दो चीज़ें हो रही हैं, आपका कंप्लीशन जो ट्रेनिंग कंप्लीशन वो सक्सेसफुल होता है, और ये सब कुछ ये कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन को आपको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। ये सब चीज़ आपको इनफॉर्मल ट्रेनिंग भी यहाँ पे मिल जाती है, तो आपको फुली एडवांटेज मिल रहा है इस प्रोसेस में। बिफोर वेंचरिंग आउट टू डेवलप एन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम वी हैव टू लोकल गवर्नमेंट एजेंसी रिगार्डिंग द प्रोग्राम्स अवेलेबल। आपकी लोकल गवर्नमेंट एजेंसी भी है जो इस प्रोग्राम में जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आपको अवेलेबल कराती है। तो वो लोग भी हमेशा विलिंग टू हेल्प, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, इवन लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज, ओके। वो आपको, अगर आप सोचिए कि आप ये ट्रेनिंग तो ले रहे हो लेकिन उसके बाद भी आप में कुछ कमी रह जा रही है, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को वहीं पे आप फिर से उसको नहीं ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि रिपीटेटिवली वहाँ पे और कुछ नए अप्रेंटिसशिप पर्सन्स आ सकते हैं, न्यू कमर्स आ सकते हैं। अब वो लोग उस क्लासरूम में क्या करेंगे, वही सेम चीज़ ट्रेनिंग वो लोग लेंगे जो आपको मिला है, लेकिन आपने उसको नहीं ले सके, अच्छे से आपने फुली कंप्लीट नहीं किया है। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी आपके लिए दूसरे जो लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज अवेलेबल रहते हैं, ताकि आप वहाँ पे जाके वो सब ट्रेनिंग जो आप नहीं सीख पाए हैं वो सब वहाँ से ले सकें। One way to do this to find and examine comparable job with an apprenticeship program and use it as a model. The classroom training could take place at local community college, school of technology or similar institution. आपको सिमिलर इंस्टीट्यूशन जैसे कि कुछ लोकल कम्युनिटी कॉलेज होते हैं या स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी या सिमिलर इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे आपको ये सब चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो नाइट क्लासेस भी हो सकते हैं, वीकेंड क्लासेस हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मेंटरिंग क्या है। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट एज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंशन, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट इज़ एसेंशियल। आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशन जब हो रहा है तो आपका टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट होना तो बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, एसेंशियल होता है। अलाउइंग मेंटरिंग एक्टिविटीज़ टू टेक प्लेस ड्यूरिंग कंपनी टाइम इज़ वन वे ऑफ सेंडिंग द सिग्नल दैट दीज एक्टिविटीज़ आर इंपॉर्टेंट। प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड्स टू सक्सेसफुल मेंटर इज़ ऑल्सो ए वे ऑफ सजेस्टिंग दैट मेंटरिंग इज़ ए वैल्यूड बिहेवियर। अब जो मेंटर होते हैं उनको कुछ रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, रिवॉर्ड्स और बोनस मिलते हैं जो उनके लिए एक तरह के एनकरेजमेंट होते हैं, ताकि मेंटर्स को ये समझ आए कि उनका जो भी बिहेवियर है, जो ट्रेनिंग वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना वैल्यूएबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और वो कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट से ही मिलेगा। टॉप मैनेजमेंट के जो मैनेजर सुपरवाइजर्स हैं वो लोग ही जो हैं वो रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन देते हैं एक तरह के मेंटर्स को जो अच्छा काम कर रहे हैं। देन आता है इंटीग्रेशन इनटू द कैरियर डेवलपमेंट प्रोसेस। Mentoring needs to be integrated into the overall career development process. It must be seen as an extension of mentee's development process. Internal access
to training is needed along with developmental program and materials to supplement mentor-mentee activities. यहाँ पे जो कुछ भी ज़रूरत है ओवरऑल कैरियर डेवलपमेंट के लिए ये सब कुछ यहाँ पे दिलाया जाता है। ये इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है। और वॉलंटरी इन्वॉल्वमेंट भी एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है। मेंटर प्रोग्राम्स में ये वॉलंटरी होना ज़रूरी होता है। मैनेजर्स को ये फोर्स किया जाता है कि वो मेंटरिंग एक्टिविटीज़ में जब से जितना ज़्यादा हो सके उतना उसमें पार्ट लें और ज़्यादा मेंटर करें। सारे मैनेजर्स भी उसमें पार्ट ले सकते हैं, जो भी उसके इमीडिएट सुपरवाइजर्स हैं, वो एम्प्लॉयज़ के जो लोग नए काम कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इससे क्या होता है, जो इंटरेस्ट और मोटिवेशन होता है वो भी बढ़ता है और ऑर्गेनाइजेशन का भी ये फ़ायदा बन जाता है। असाइनमेंट ऑफ मेंटीज टू मेंटीज जो हैं वो अपना असाइनमेंट रिपीटेटिवली मेंटर्स को प्रोवाइड करते हैं। ये हेल्पफुल होता है मेंटर्स के लिए भी और मेंटीज़ के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोसीजर है असाइनमेंट, जब मेंटीज असाइनमेंट अपना मेंटर्स को प्रोवाइड करते हैं तो उनको समझ में आता है, सुपरवाइज़र को ये समझ में आता है, ऑब्जर्व कर पाते हैं वो लोग कि वो लोग जो कुछ भी ट्रेनिंग दे रहे हैं वो अपने जो ट्रेनीज़ हैं वो कितना उसको मैच कर रहे हैं और जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है उसको कितना वो सही से कर रहे हैं। वो उसके असाइनमेंट से उनको ट्रैक करने में हेल्प होता है। It is a good idea to allow for switching, particularly if a match does not seem to be working. अगर कहाँ पे एक ऐसा प्रोसीजर है जो मेंटर है वो मतलब कर रहा है उसके मेंटरिंग में, पर वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो उस टेक्निक से अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इनको जो मेंटर्स हैं उनको समझ में आता है कि असाइनमेंट के थ्रू उनको समझ में आता है कि उनको अपना जो मेंटरिंग टेक्निक है उसको थोड़ा चेंजेस लाना ज़रूरी है। और वो कैसे करेंगे, तो उसको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली वो कुछ नए रूल्स उसमें पुट करते हैं। देन रिलेटिवली शॉर्ट फेजेस टू द program. Keeping each phase of the program short will help prevent potential mentors from being reluctant to take on mentoring responsibility. 6 month cycles are enough time for a mentor to help mentee in a significant manner while not being tied to him indefinitely. Mentors who find the process successful will sign up for another stint. तो यहाँ पे एक शॉर्ट फेज़ रखना ज़रूरी होता है। 6 मंथ जो है ये इनफ रहता है अच्छे से मेंटरिंग करने में। लेकिन फिर भी अगर ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो उनको टाइड अप होना ज़रूरी नहीं होता है। वो दूसरे कहीं पे दूसरा कुछ काम कर सकते हैं और उस चीज़ को और कोई काम उसको ले सकता है और कोई मेंटर होगा जो उस चीज़ को गाइड कर सकता है काम में। एन एस्टेब्लिश्ड ओरिएंटेशन. Provide an orientation for mentors and mentees. This is a formal process by which they can meet and hear about what worked in the past and the role expectation for both parties in the mentoring relationship. अब यहाँ पे जो भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज़रूरी होता है मेंटर एंड मेंटीज़ बोथ के लिए, यहाँ पे एक फॉर्मल प्रोसेस रहता है जहाँ पे हम मीटिंग करते हैं और सुनते हैं एक दूसरे की कि मेंटीज़ एक्चुअली क्यों लर्न नहीं कर पा रहे हैं और प्रीवियसली कुछ साल पहले या 3 years एगो या 2 years एगो ऐसे कौन से टेक्निक थे जिसे अप्लाई किया गया था जिसकी वजह से मेंटीज़ जो हैं वो सही से एक्सपीरियंस जो है वो ले सके, सही से अपना स्किल डेवलप कर सके और उसको रिपीटेटिवली उस चीज़ को फिर से फॉरवर्ड किया जाता है। मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोसेस. जो भी प्रोसेस है उसको भी मॉनिटर करना ज़रूरी होता है मेंटरिंग प्रोसेस में। यही सक्सेस का वाइटल प्रोसेस है और इसके कुछ चेक पॉइंट्स या माइलस्टोन हो सकते हैं जो बोथ पार्टीज उसको समझते हैं, उसको सर्वे करते हैं पहले और मेंटीज़ का जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक किया जाता है, वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं और जो भी हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि वो ऑब्जेक्टिव फॉलो करेंगे और अपना काम फुल्ली सक्सेसफुली वो समझेंगे, वो लोग कितना दूर कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ मिनी रिपोर्ट्स होता है, वीकली रिपोर्ट्स होता है, सिंपली फ़ोन कॉल्स हो सकते हैं कि वो लोग पूछेंगे फ़ोन कॉल करके कि वर्किंग कैसा चल रहा है, प्रोसेस कैसा चल रहा है, इन्फॉर्मेशन सारा कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेंटरिंग रिलेशनशिप कंपनी न्यूज़लेटर्स में और दूसरे कम्युनिकेशन वे में उसको एनहांस किया जाता है और पब्लिकली उसको इंडिविजुअली मोटिवेट करने के लिए उसको पब्लिकली सबको दिखाया जाता है कि ये चीज़ इतना सक्सेसफुल हुआ है।
तो मेंटीज को भी एक तरह का एनकरेजमेंट मिलता है, उनको मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग अपना करियर में सही ग्रो कर रहे हैं और आज हम कोई सिंपल एम्प्लॉय हैं पर फ्यूचर में हम सीनियर एम्प्लॉय एंड देन एक रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। अब हम आते हैं जॉब रोटेशन टेक्निक में। Under this method, the trainee is periodically rotated from job to job instead of sticking to one job. जॉब रोटेशन मतलब हो गया कि आप पर्टिकुलर जॉब रोल कर रहे हैं पर वहाँ पे आप बोर हो गए हैं। सपोज़ यू आर एन अकाउंटेंट, ओके, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट हैं, आप रेगुलरली अकाउंटिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑडिटिंग कर रहे हैं, तो आप अकाउंटिंग करते करते बोर हो गए हैं, तो आपको उस चीज़ में एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। आपको क्या चाहिए? एक नया काम चाहिए। तो आपको वहाँ पे हर एक एम्प्लॉय को रिपीटेडली उनका जो जॉब रोल है उसको चेंज किया जाता है। जब जो अकाउंटेंट है उसको ऑडिटिंग सेक्शन में रख दिए, अगर वो ऑडिटिंग है, एक पर्सन ऑडिटर है तो उसको रिसेप्शनिस्ट बना दिए या बिजनेस कंसल्टेंट बना दिए, ठीक है। अगर एक पर्सन ऑलरेडी एक सुपरवाइज़र है तो उसको डायरेक्टर का कुछ काम उसको दे दिया। ऐसा नहीं है कि उसका पोजीशन बिल्कुल ही चेंज हो जा रहा है। पर इससे क्या होता है, जॉब रोटेशन में एक फ़ायदा ये होता है कि हमको पता चलता है कि एक एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय का एक स्पेसिफिक स्किल कहाँ पे वो ज़्यादा अपना टैलेंटेड है, किस चीज़ में वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है, अच्छा आउटकम निकाल सकता है, वो चीज़ भी हमको एड्रेस करने में लिए बहुत ईजी हो जाता है। और इससे क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए होता है? आउटकम, बेटर मार्जिन, बेनिफिट, प्रॉफिट। तो उनके ऑर्गेनाइजेशन जितना ग्रो एक्सपैंड होगा उनके लिए ये बेनिफिशियल है। अब उनको अगर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब मिल जा रहा है तो उनके लिए उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और ये चीज़ जॉब रोटेशन मेथड में ही पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स दिए हैं, आप चाहें तो इसको लुकअप कर सकते हैं, आप नोट आउट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको आगे भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। थैंक यू। पीस।